हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि वो होता क्या है। फिर उसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं उसके बारे में चर्चा की। फिर हमने मेंढक की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया और उसके अलावा हमने मेंढक की जो एनाटमी है उसके बारे में हमने चर्चा की, जहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जो मेंढक होता है उसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और काफी डेवलप होता है, ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेस्टिस होते हैं। तो जो मेल होता है, जो पुरुष मेंढक होता है, उसमें एक पेयर मौजूद होता है टेस्टिस का, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है, और वो ओवॉइड होता है, यानी कि वो पीले रंग का होता है और अंडाकार होता है, ठीक है। अब जो टेस्टिस होते हैं ये होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस जो होगा वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अभी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है गैमीट बनाना और हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो जो टेस्टिस में किस प्रकार के मेल गैमीट्स बनेंगे, तो टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। तो जो टेस्टिस होता है वो जो किडनी का जो अपर भाग होता है उससे वो अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये अटैच कैसे होता है, मेसोर्कियम की मदद से, ठीक है। तो मेसोर्कियम क्या होता है, ये एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम लेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो टेस्टिस होता है उसका एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है वो जो किडनी का जो अपर पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट होता है उससे अटैच्ड होता है। और कैसे अटैच्ड होता है, एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जिसे हम बोलते हैं मेसोर्कियम। इससे वो टेस्टिस किडनी से अटैच होता है या जुड़ा होता है, ठीक है। अब टेस्टिस से 10 से 12, ठीक है, एक ट्यूब्स निकलती हैं जिससे हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया से जो टेस्टिस है उससे 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकलती हैं, ठीक है। और ये जो वासा एफरेंशिया है ये किडनी में फिर एंटर करती हैं, ठीक है, और फिर ये ओपन करती हैं बिडर्स कैनाल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वासा एफरेंशिया है ये गुर्दों में प्रवेश करती है और ये बिडर जो कैनाल होता है उसमें ये खुलती हैं, ठीक है। अब अंत में क्या होता है, फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, ठीक है, जो किडनी से बाहर निकलता है और वो क्लोएका में ओपन करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस जो होती हैं, टेस्टिस से वास एफरेंशिया निकलता है और ये जो वास एफरेंशिया है वो फिर किडनी में एंटर करता है और ये ओपन करता है बिडर्स कैनाल में। अब ये जो अब यहां देख सकते हैं, फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो अंत में ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है उससे ये जुड़ जाता है, उससे ये मिल जाता है, ठीक है। और ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये गुर्दों से बाहर निकलता है और ये क्लोएका में ओपन करता है, ठीक है। तो क्लोएका से दोनों यूरिन यानी कि वेस्ट मटेरियल और स्पर्म्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो क्लोएका होता है वहां से जो फीकल मैटर होता है, यूरिन होता है और स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोबारा हम समराइज कर लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक टेस्टिस का पेयर होता है जो कि येलो या पीले कलर का होता है और वो अंडाकार होता है, वो ओवॉइड शेप का होता है। और टेस्टिस से
जो टेस्टिस है वो किडनी की अपर पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। और टेस्टिस से 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकलती हैं। ये वासा एफरेंशिया फिर गुर्दों में एंटर करती हैं और ये ओपन करती हैं बिडर्स कैनाल में। फिर फाइनली ये जो वासा डिफरेंशिया ये यूरिनोजेनिटल डक्ट से में ओपन होती हैं, ठीक है। और जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है फिर वो किडनी से बाहर निकलता है और वो क्लोएका में ओपन करता है। और अंत में जो क्लोएका होता है, क्लोएका से स्पर्म्स, फीकल मैटर, ठीक है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो भी एक्सीडेंट इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है जो कि येलोइश कलर का है। अब टेस्टिस से क्या निकलता है? वासा एफरेंशिया। तो 10 से 12 वासा एफरेंशिया टेस्टिस से निकलते हैं और वो कहाँ एंटर करेंगे? किडनी से। तो आप देख सकते हैं जो टेस्टिस है वो किडनी के अपर पार्ट से वो लिंक्ड है, ठीक है, वो जॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अंत में क्या होता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होता है वो किडनी से बाहर निकलता है। देख सकते हैं ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है, ये किडनी से बाहर निकल रहा है और जो वासा एफरेंशिया है वो कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनिटल डक्ट से। अब यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो क्लोएका में ओपन करता है और क्लोएकल एपर्चर के द्वारा क्या होता है? फीकल मैटर, स्पर्म्स और यूरिन ये एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में मेंढक रिलीज कर देता है, ठीक है। रेक्टम आप देख सकते हैं, रेक्टम में कुछ समय के लिए फीकल मैटर स्टोर हो सकता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर होता है और अंत में फीकल मैटर जो रेक्टम में होता है और जो यूरिनरी ब्लैडर में होता है वो क्लोएका के द्वारा मेंढक की शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरीज का एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। अभी जो ओवरीज होती हैं ये किडनीज के बहुत ही पास सिचुएटेड होती हैं, बहुत ही पास स्थित होती हैं और ये जो ओवरीज होती हैं ये किडनी से कनेक्टेड नहीं होती। हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होती हैं वो किडनी से ज्वाइंट होती हैं, पर जो महिला फ्रॉग होता है, महिला मेंढक में क्या होता है? ओवरीज के पेयर तो मौजूद होते हैं पर ये ओवरीज होती हैं वो जो किडनीज है उसके बिल्कुल पास स्थित होती हैं, ठीक है, पर उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो ज्वाइंट नहीं होते, ठीक है। अब आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है जो ओविडक्ट होते हैं, ठीक है, उसका भी एक पेयर होता है और ये ओविडक्ट कहां से निकलते हैं? ये ओवरीज से निकलते हैं, ठीक है, और ये सीधा क्लोएका में ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ओविडक्ट और ओवरीज दोनों क्लोएका में ओपन करते हैं पर सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग ये क्लोएका में ओपन करते हैं। आपने देखा था कि जो पुरुष मेंढक है उसमें एक कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, पर यहां पे आप देख सकते हैं जो फीमेल फ्रॉग होता है उसमें जो ओविडक्ट और जो ओवरीज है वो अलग अलग क्लोएका में खुलता है, ठीक है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये ओविडक्ट है जो कि कहां से निकलेगा? ओवरीज, ठीक है। ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होगा? ओवा, जिसको हम बोलते हैं एग भी, ठीक है। यूरेटर्स ये कहां से निकलेंगे? ये किडनी से निकलते हैं, तो ये हो गई किडनीज, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्लोएका है और ओविडक्ट हमने देखा था, ठीक है, ओविडक्ट हमने यहां पे देखा था, ये है ओविडक्ट जो कि ओवरी से निकलता है, ठीक है। क्लोएकल एपर्चर के द्वारा फिर जो फीकल मैटर है, ठीक है, और जो एग्स हैं वो क्लोएकल एपर्चर के द्वारा फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पर ओवरीज का एक पेयर मौजूद होता है और ये जो ओवरीज हैं वो क्या बनाएंगी? वो एग सेल बनाएंगी। तो ओवरी भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स क्या हो गया? ओवरीज, ठीक है। और ओवरीज क्या बनाएगा? ओवा या एग सेल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है।
अब जो ओवरीज होती हैं ये किडनी से कनेक्टेड नहीं होती फीमेल फ्रॉग में। अब जो फ्रॉग होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो दोनों, उसकी फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं वो बॉडी के बाहर होती है, वो मेंढक के शरीर के बाहर होती है। तो आपको पता है जो मेंढक है वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है और वो जमीन पे भी रह सकता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन फ्रॉग। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमीट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमीट क्या हो गया? ओवा। अब जब भी फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, मेल और जो फीमेल फ्रॉग हैं वो दोनों पानी में मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉग जो होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया एम्फीबियन होता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये पानी में होती है। ठीक है, तो कॉपुलेशन के दौरान जो पुरुष मेंढक है और जो महिला मेंढक है वो दोनों पानी में मिलते हैं। ठीक है, और पानी में फिर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट रिलीज होते हैं क्लोएका के द्वारा। अब जो मैच्योर फीमेल होती है वो 2500 से लेके 3000 ओवा एक टाइम पर रिलीज करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओवा का नंबर 2500 से लेके 3000 ओवा पानी में रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये जो ओवा होते हैं ये एक प्रोटेक्टिव जेली से सराउंडेड होते हैं, और इस जेली का दूसरा रोल क्या होता है? ये जो एग्स होते हैं ये इनको भी एक साथ इकट्ठा, या आप कह सकते हैं, ठीक है, अंडों को एक साथ रखता है। ये जो जेली होता है ये जो अंडे होते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है और ये अंडों को एक साथ भी रखता है। ठीक है, अब जैसे ही एग ले करती है जो फीमेल फ्रॉग होती है, वैसे ही मेल अपने स्पर्म्स भी वही उसी के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो आपने देखा मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो दोनों पानी में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और ये रिलीज हो रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन है वो मेंढक के शरीर के बाहर हो रही है, तभी इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब पानी में दोनों गैमीट्स रिलीज हो गए। अब स्पर्म जो है वो फिर एग को फर्टिलाइज करता है पानी में, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो फिर लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज यहां पे होती है लार्वा। ठीक है, और लार्वा की मेटामॉर्फोसिस से फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है। अब मेटामॉर्फोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं फिजिकल फॉर्म में, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स में। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स में, ठीक है, या फिजिकल फॉर्म में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस होना, और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होना। ठीक है, फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू द अडल्ट फ्रॉग। तो पहली जो लार्वल स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं टैडपोल। तो इनिशियली टैडपोल बनता है और टैडपोल मेटामॉर्फोसाइज करता है अडल्ट फ्रॉग में। तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं फिजिकल फॉर्म में और स्ट्रक्चर में, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रॉग है, फ्रॉग ने एग रिलीज किए। अब एग जो है ये कहां रिलीज होंगे? ये वाटर में रिलीज होते हैं, और वाटर में एग्स हैं और इसके ऊपर फिर स्पर्म डिपॉजिट होंगे। अब स्पर्म डिपॉजिट करेगा मेल फ्रॉग। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है किससे? ओवा से,
और इससे क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है। अब एम्ब्रियो जो है वो फिर डेवलप करेगा पहले टैडपोल में। ठीक है। अब टैडपोल में थोड़ी सी और डेवलपमेंट होती है। तो टैडपोल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेग स्टेज में है, फिर टैडपोल विथ 4 लेग स्टेज। ठीक है। और उसके बाद ये मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है अडल्ट फ्रॉग में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी फिजिकल फॉर्म और दी स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करते हैं मेंढक के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है मेंढक में, ठीक है, वो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या वो आप लिख सकते हैं इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है। तो 3 प्रकार से रेस्पिरेशन हो सकती है मेंढक में। ठीक है। या जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो इन्वॉल्व करती है 3 कंपोनेंट्स। तो इन तीनों कंपोनेंट से रेस्पिरेशन होती है। तीनों जो हैं जरूरी होते हैं कंप्लीट रेस्पिरेशन के लिए। पहला होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा है बक्कल पंपिंग, और तीसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। तो आइए हम इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में। तो आपको पता है क्यूटेनियस जो है टर्म रिलेटेड है स्किन से। अब जो फ्रॉग होते हैं उनमें क्षमता होती है कि वो अपनी जो मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है, उससे डायरेक्टली वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होने के लिए या स्किन के थ्रू ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन के लिए स्किन जो होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, और वो काफ़ी थिन भी होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। तो जो मेंढक की जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, वो थिन होती है, और उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं, और इस ब्लड वेसल्स की मदद से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब हम चर्चा करते हैं बक्कल पंपिंग के बारे में। ये क्या होता है? ठीक है। अब बक्कल पंपिंग की मदद से जो मेंढक होता है वो जो एक्सटर्नल एयर होती है उसको वो लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉग यूज ए मेथड नोन एज बक्कल पंपिंग टू फोर्स एयर इनटू देयर लंग्स। ठीक है। तो पहले में हमने देखा एक रेस्पिरेशन हो रही थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही थी स्किन द्वारा। अब यहां पर लंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है। और बक्कल कैविटी भी इन्वॉल्व है, तब ये सब बोलते हैं बक्कल पंपिंग। ठीक है। अब देखते हैं इसको हम बक्कल पंपिंग क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया बक्कल पंपिंग के द्वारा जो एयर होती है वो लंग्स में जाती है। अब बक्कल पंपिंग के दौरान क्या करता है मेंढक, वो अपने जो नॉस्ट्रिल्स होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स, ठीक है, उसको ये क्लोज कर लेता है, और ये जो ओरल कैविटी है उसकी जो नीचे की जो लेयर होती है, ठीक है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, लोअर कर लेता है, लोअर द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बक्कल कैविटी की वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो बक्कल पंपिंग के दौरान पहला स्टेप क्या होता है, जो मेंढक होता है वो अपने नॉस्ट्रिल्स को, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्नेयर, उसको बंद कर लेता है, और फिर वो ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है, यानी कि निचला जो पार्ट होता है, फ्लोर मतलब होता है निचला पार्ट, रूफ होता है ऊपर का पार्ट, तो ओरल कैविटी के निचले पार्ट को ये काफी लोअर कर लेता है। ठीक है, नीचे कर लेता है, यानी कि ठीक है, आप देख सकते हैं ये नीचे कर लेता है, और जिसकी वजह से जो बक्कल कैविटी है उसकी वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वॉल्यूम में काफी बढ़त आता है। ठीक है। अब क्या अब ओरल कैविटी में आप देख सकते हैं एयर एंटर करेगी, क्योंकि अब बक्कल कैविटी की वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो गई है, तो एयर अब माउथ में एंटर करेगी। ठीक है। अब जो फ्रॉग, जो मेंढक होता है, वो अपने माउथ को बंद कर लेता है, और फिर वो जो अपनी ओरल कैविटी का जो ऊपर का पार्ट है उसको रेस कर लेता है। ठीक है। तो पहले जब उसको ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचानी थी तो वो क्या करता था, ओरल कैविटी की फ्लोर को
वो क्या करता था, नीचे की तरफ करता था। अब वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ करने से बक्कल कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई और ऑक्सीजन या तो एयर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अब मेंढक के माउथ में आ गई। अब जब उसने मेंढक के माउथ में जब एयर आ गई है तब वो माउथ को बंद कर लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉग क्लोजेस इज माउथ, और वो जो ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है, जो निचला पार्ट होता है, उसको फिर वो रेज कर देता है, यानी कि ऊपर की तरफ कर देता है। और इसकी वजह से एक कंप्रेशन जनरेट होता है जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स में चली जाती है। ठीक है, तो पहले बक्कल कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज कैसे होती है, जब ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वो उसको वो लोअर करता है। ठीक है, और उसके बाद जब जो एयर है वो मेंढक के मुंह में चली जाती है, फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और वो ओरल कैविटी का जो निचला भाग है उसको वो फिर ऊपर की तरफ कर देता है, रेज कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स में चली जाती है। एक कंप्रेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स में चली जाती है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर एक्सचेंज हो जाती है, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस की मदद से। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज देन एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन दी लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है लंग्स में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंढक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है लंग्स में। या आप कह सकते हैं जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो हो रहा है लंग्स में, या बक्कल पंपिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सपायरेशन की। ठीक है, यानी कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करेगा, अपने शरीर से रिलीज करेगा। तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, जब मेंढक जो होता है वो ओरल कैविटी का जो निचला पार्ट होता है उसको रिलैक्स करता है, और जब ओरल कैविटी की जो फ्लोर है, जो निचला पार्ट है, उसकी जब रिलैक्सेशन होती है तब एयर जो होती है वो लंग से बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मेंढक के शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मेंढक के शरीर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंढक के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब तक हम पढ़ रहे थे कि जो मेंढक होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो एक होता है स्किन के द्वारा और दूसरा होता है लंग्स के द्वारा। ठीक है, अब दो लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये दोनों लंग्स जो है एरियल रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। अब आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पाथवे जहां पर एयर एंटर करती है और जहां पे इट एग्जिट द लंग्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द पाथवे थ्रू विच एयर एंटर्स एंड एग्जिट्स द लंग्स, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो एयर एंटर किस में करेगी, एयर एंटर करेगी लंग्स में, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो फिर लंग से एग्जिट हो जाएगी, कहां पे, मेंढक के शरीर के बाहर। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, पहला है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेंबर्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ग्लॉटिस, लैरिंगोट्रैकियल चेंबर, और दो ब्रोंकाई भी मेंढक में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जो लंग्स होते हैं वो अंडाकार स्ट्रक्चर के होते हैं, वो ओवॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं मेंढक में, और वो काफी थिन वॉल्ड होते हैं, वो काफी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और दे आर सस्पेंडेड फ्रीली इनसाइड द पेरिटोनियल बॉडी कैविटी, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। तो जो लंग्स होते हैं वो जो हार्ट होता है उसके ईदर साइड पे मौजूद होते हैं, या आप कह सकते हैं हृदय के दोनों ओर वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं पेरिटोनियल बॉडी कैविटी में। अब जो लंग्स होती हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेंढक के रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देख सकते हैं यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे
जो ऑर्गन्स है या जो कंपोनेंट्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, आप देख सकते हैं ग्लॉटिस है, ठीक है, लैरिंगोट्रैकियल चेम्बर है, ठीक है, ये लंग्स हैं, 2 लंग्स मौजूद होते हैं जो कि ओवॉइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकियस मौजूद है। एल्वियोलाई, तो लंग्स में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि सैक लाइक होते हैं, और इस सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वियोलाई जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में रिच होता है, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और इन ब्लड कैपिलरीज की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन जो होती है मेंढक में वो इन्वॉल्व करती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के द्वारा होता है, और दूसरी होती है रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। तो मेंढक 2 प्रकार से रेस्पायर कर सकता है, स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा। तो हमने बक्कल पंपिंग के मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे जो मेंढक होता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और वो कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करता है, ठीक है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये आपको लेफ्ट लंग दिखा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट लंग का सेक्शन इन्होंने दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोंकियल ओपनिंग मौजूद है, ये ग्लॉटिस मौजूद है, लैरिंगोट्रैकियल चेम्बर मौजूद है, ठीक है, इंटरनल लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी टर्म्स बस याद करनी है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने जो मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, और फिर हमने मेंढक के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे, तो अगर हम पुरुष मेंढक की बात करें तो उसमें एक टेस्टिस का पेयर मौजूद होता है जो कि येलोइश ओवाइड जो कि येलोइश कलर का होता है, और उसका स्ट्रक्चर होता है ओवाइड। अब जो टेस्टिस हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेल गैमीट जिसे हम कहते हैं स्पर्म्स, और जो ये टेस्टिस हैं वो जो किडनीज हैं उसके अपर पार्ट से ये कनेक्टेड होती हैं। अब टेस्टिस से जो वासा एफरेंशिया निकलती है, ठीक है, और वो वासा एफरेंशिया फिर किडनी में एंटर करती है, और फिर वो फाइनली ओपन करती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और अगर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो फिर फाइनली ओपन करता है क्लोएका को, और क्लोएका के द्वारा फिर जो फीकल मैटर है और जो यूरिन है और जो स्पर्म्स है वो फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेंढक रिलीज कर देता है। इसी प्रकार से फीमेल जो होती हैं उसमें ओवरीज का पेयर मौजूद होता है, पर जो ओवरीज होती हैं वो किडनी से कनेक्टेड नहीं होती, वो बस किडनी के बहुत ही पास स्थित होती हैं। अब ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो प्रोड्यूस करेंगी ओवा यानी कि एक्सेल। अब हमने ये भी पढ़ा कि जो मेंढक होता है उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी कि मेंढक के शरीर के बाहर होती है। तो मेंढक जो होता है वो कॉपुलेशन के दौरान क्या करता है, वो पानी में दोनों मिलते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग, और वहां पे फिर वो अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं, और फिर क्या होता है, पानी में जो गैमीट्स की फ्यूजन होती है, और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो पहले टैडपोल में डेवलप करेगा। अब जो टैडपोल होती है वो लार्वल स्टेज होती है, और फिर टैडपोल मेटामॉर्फोसाइज करता है अडल्ट फ्रॉग में। अब मेटामॉर्फोसिस का भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस होता है जो मेल जो बहुत भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किसमें, स्ट्रक्चरल फीचर्स में और फिजिकल फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद टैडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही समराइज कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है। और हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।